नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी कि संध्या कंप्यूटर क्लासेस। जल्दी से जल्दी आप सभी लोग भी क्लासेस के साथ में जुड़ जाए, क्योंकि अब महज आपके सामने जो है 4 एक दिनों का टाइम बचा है। मेरे स्टूडेंट, आप सभी की आरईसीटी एग्ज़ाम 21 जनवरी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लासेस हमारे द्वारा चलाई जा रही हैं। तो आप अभी तक भी अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सबसे पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। आज के जो है पेपर में बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपके 35 क्वेश्चन होंगे। सभी प्रश्नों को ईमानदारी से आपको करना है और जो कुछ भी मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ उनको आपको अच्छे से रीड आउट करना है। फिर देखना एग्जाम में काफ़ी शानदार आपका रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह किसी अन्य वेबसाइट पर ले जाने का काम किया जाता है। तो स्टूडेंट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपकी चाही गई वेबसाइट की जगह किसी अन्य वेबसाइट पर ले जाना, तो आप लोग याद रखोगे कि ऐसे आने पे हम लोग क्या करेंगे। डीएनएस होता है, डीएनएस पोइजनिंग होता है। मतलब ये क्या करता है कि आपने जो कुछ भी एड्रेस लिखा था उसके आईपी एड्रेस को चेंज कर देगा और आपको किसी अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाएगा जहां पर आप जाना नहीं चाहते। तो ये कुल मिला के आपके आईपी एड्रेस में क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो इसका आंसर तो आपका ए हो जाएगा। उसके बाद में अगर फिशिंग का कभी पूछे, तो फिशिंग एक ऐसा साइबर अटैक है जिसमें आपसे आपके नाम, पासवर्ड, जन्म तिथि इत्यादि की मांग की जाती है। सेशन हाईजैक में आपके सेशन के जो आपका होता है उसको हाईजैक किया जाता है ना। तो ये जो है आपको सारी की सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा एक नाम आता है मेलवर्टाइजिंग। क्या नाम आता है? हाँ, मेलवर्टाइजिंग। तो जब भी मेलवर्टाइजिंग नाम दे, तो मेलवर्टाइजिंग में आप लोग याद रखोगे कि मेलवर्टाइजिंग में विज्ञापन के थ्रू हमें हमारे सिस्टम पे क्या किया जाता है, अटैक किया जाता है। और भी होते हैं, पासवर्ड अटैक है, ट्रोजन हॉर्स है ना, स्पाईवेयर है। ये सारे के सारे होते हैं, लेकिन फिलहाल जो भी आपके सामने आ रहे हैं उनको आप देखिएगा। बाकी के जो भी है मैं क्वेश्चन जैसे जैसे लाता रहूँगा आपको क्लियर होते रहेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे बोला है कि एम एस पावर पॉइंट 2010 की फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि भाई जो हमारा ये एम एस पावर पॉइंट होता है ये क्या है। तो एम एस पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि प्रेजेंटेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो फाइल जब भी आप लोग बनाओगे तो उसका जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन बन के आएगा ना, वो स्टूडेंट आपका कौन सा आता है, डॉट पीपीटी एक्स आता है। क्या आता है? डॉट पीपीटी एक्स। और फाइल का जो एक्सटेंशन नाम होता है वो प्रेजेंटेशन फर्स्ट होता है। ये इतनी सी बातें आप सभी को यहाँ से क्लियर होनी जरूरी है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एम एस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। अब देखो, वापस हमें क्वेश्चन कौन सा पूछा है, एम एस पावर पॉइंट का, और पूछा यह है कि डुप्लीकेट स्लाइड को इंसर्ट करना। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपसे वो बोलता कि एम एस पावर पॉइंट में कौन सी स्लाइड, नई स्लाइड का अगर बात करता तो आप कंट्रोल प्लस एम बोलते। लेकिन हमें स्टूडेंट उसने क्या बोला है, डुप्लीकेट स्लाइड को इंसर्ट करवाना। तो डुप्लीकेट स्लाइड के लिए आप कौन सा करोगे, कंट्रोल के साथ में डी करोगे। कभी कभार क्या होता है कि एग्जाम में कंट्रोल प्लस डी आपको ऑप्शन में देता ही नहीं है, तो फिर आप जा सकते हो कंट्रोल प्लस एम के साथ में। बाकी अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो कंट्रोल प्लस डी करके आना है। फिर आपसे बोला है कंट्रोल प्लस के। ये स्टूडेंट मैं अपनी क्लासेस में बार बार बताता हूँ कि ये किसकी शॉर्टकट कुंजी है, हाइपर लिंक की शॉर्टकट की है। किसकी है? हाइपर लिंक की। बाकी कंट्रोल प्लस ऐप आपकी फाइंड की होती है। नेक्स्ट और अच्छा क्वेश्चन की पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि आपकी जो पीपीटी बन रही है आप उसको फास्टली बनाना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, ऑटो कंटेंट विजार्ड करोगे। क्या करोगे स्टूडेंट? ऑटो कंटेंट विजार्ड। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। फिर आपसे बोला है कि एम एस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करने की जो कुंजी होती है वह आपकी कौन सी होती है। देखो, यहाँ से एग्जाम में आपसे दो टाइप्स के क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता था कि वो आपसे यूं पूछता कि एम एस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तब आप बोलते F5। क्या बोलते? F5। फिर वो आपसे बोलता कि इस स्लाइड शो को रोकने की कुंजी कौन सी है, तो आप बोलते एस्केप। क्या बोलते? एस्केप। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे उसने क्या पूछा है कि वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शुरू करने को, है ना। यानी मान के चलो कि आपके पास में ये दो तीन स्लाइड थी,
आपने सब पे जो है पीपीटी आपने बना ली। अब देखो, अब मान के चलो कि मैं F5 दबाता ना, तब तो क्या होता है कि जो मेरा प्रेजेंटेशन होता है वो फर्स्ट से शुरू होता है, लेकिन मैं अभी काम कर रहा हूँ तीसरी पे, और मैं चाहता हूँ कि मैं ऊपर वाले को न देखूँ, मैं केवल किसको देखूँ, तीसरी स्लाइड का क्या देखूँ, मैं स्लाइड शो देखूँ। तो ऐसी स्थिति में मैं शिफ्ट के साथ में क्या करूँगा, F5 करूँगा, जिससे क्या होगा कि मेरा वर्तमान स्लाइड से क्या होगा, स्लाइड शो स्टार्ट होगा। तो आई होप यहाँ से आपको ये बातें क्लियर हो चुकी होगी। अगर क्लियर हुई है तो फिर हम लोग आगे बढ़े कि जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट, जस्टिफाई प्रॉपर्टी आपकी होती है, एक अलाइन होता है जो आपके डॉक्यूमेंट को दोनों ओर से अलाइन करने का काम करता है, और उसकी शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल के साथ में क्या होती है, जे होती हैं। आपसे कभी पूछे कि कंट्रोल प्लस ई किसकी शॉर्टकट कुंजी है, तो भाई याद रखोगे सेंटर अलाइन की होती है। किसकी होती है, सेंटर अलाइन की। और कंट्रोल प्लस एल जो है आपकी लेफ्ट अलाइन, क्या है, लेफ्ट अलाइन। और कंट्रोल प्लस आर जो है आपकी क्या है, राइट अलाइन। क्या हो जाएगी, राइट अलाइन। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए, यहाँ से एग्जाम में निश्चित ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। फिर आपसे बोल रहा है कि नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। भाई हमें बोला है नया डॉक्यूमेंट को खोलना, है ना। और नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए तो कंट्रोल प्लस एन करेंगे, है ना, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। और वैसे हाँ, कंट्रोल प्लस एन ही करेंगे, लेकिन अगर हमसे वो बोलता कि ओपन की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो हम लोग कंट्रोल प्लस ओ करते। और कंट्रोल प्लस एम मैंने आपको बता दी, और उसके बाद में जो है कंट्रोल प्लस की आपके हाइपरलिंक की होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट देखिएगा कि हमारे पास में ये बहुत बड़ा पेज है, और जो है यहाँ पे बहुत सारी लाइनें बनी हुई थी। अब मैंने क्या कर दिया कि यहाँ तक मैंने कुछ भी पढ़ लिया था, मान के चलो, है ना। तो मुझे अब क्या करना है कि मैं जब भी कल इस पेज को खोलूँ तो मुझे ये देखने में टाइम नहीं लगना चाहिए कि भाई मैंने कहाँ तक अपने डॉक्यूमेंट को रीड आउट कर लिया था, है ना। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँगा, बुकमार्क करूँगा, जिससे क्या हो जाएगा कि वहाँ पे मार्क हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब भी मैं उसको इन फर्दर जब भी मैं उसको खोलूँगा, तो क्या होना चाहिए कि मैं डायरेक्टली वहाँ पर ही पहुँचूँ जहाँ पर मैं पहुँचना चाहता था। तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करोगे, बुकमार्क करोगे, यानी ऑप्शन डी आप सभी का आंसर करेक्ट हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप एमएस वर्ड में किसी वर्ण की गांठ टाइप करना चाहते हैं, तो आप कौन से विकल्प को चुनेंगे। तो स्टूडेंट देखिएगा कि आप सभी को यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो बोर्ड दिया, बोर्ड का मतलब तो होता है कि आपके लेटर्स को गहरा करना, तो ये तो होगा नहीं। फिर आया आपका सुपर स्क्रिप्ट। अब देखो, सुपर स्क्रिप्ट को आप लोग समझोगे क्या, सुपर से समझना ऊपर, क्या समझोगे, सुपर से ऊपर, यानी कि आप वर्ण के ऊपर अगर कोई लिखना चाहते हो तो उसको तो आप लोग क्या बोलोगे, सुपर स्क्रिप्ट। और अंडरलाइन यानी टेक्स्ट के नीचे ऐसे लाइन करना। और सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है टेक्स्ट के नीचे क्या देना, आपके संख्याएं देना या फिर घात देना, जो भी है ना। तो ये यहाँ से हो जाता है। जैसे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ना H2O, तो H2O में जो आपने एच के नीचे ये टू लिखा है, ये आपका क्या है, सब स्क्रिप्ट है ना। और जो सुपर स्क्रिप्ट आप मैथ्स वगैरह में जो घात वगैरह देते हो, वो आपकी सुपर स्क्रिप्ट हो जाती है। तो सुपर से ऊपर आप लोग समझना, तो यहाँ से आपका बिल्कुल कभी गलत नहीं होगा। सुपर स्क्रिप्ट आपका ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाता है। फिर आपसे बोला है कि अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप डिक्रीज इंडेंट ग्रुप में पैराग्राफ टैब पर खाली जगह का उपयोग कर सकते हैं। तो भाई इंडेंट देने के लिए हम लोग कहाँ पे उपयोग करेंगे, उसका होम का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन बी आप सभी का आंसर करेक्ट हो जाता है। फिर आपसे बोला है कि डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर रिपीट हुआ क्या, ये क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, बुकमार्क। फिर आपसे बोल रहा है कि आप चलो ये दो तीन क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिपीट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग तो वापस समझ लो कि एमएस वर्ड में किसी भी वर्ण की घात टाइप करना चाहते हैं, तो आप निम्न में से कौन से विकल्प का इस्तेमाल करोगे। तो भाई सुपर स्क्रिप्ट अभी मैंने आपको बता दिया था। एक और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो आपका वर्ड है, मान के चलो कि मैं यहाँ पे लिखूँ कंप्यूटर, मैंने क्या लिखा, कंप्यूटर नाम लिखा। अब कंप्यूटर के बीच में मैंने क्या कर दी, ऐसे लाइन खींच दी ऐसे। तो यानी टेक्स्ट के मध्य में लाइन खींचना आपका क्या कहलाता है, तो आप लोग याद रखोगे वो स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। तो ये बातें सारी के सारी आप लोग यहाँ से याद रखोगे।
फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए, तो भाई अभी आपको बता दिया होम आपका करेक्ट हो जाता है। फिर आपसे बोल रहा है कि आईटीआर के लिए फाइलिंग फॉर्म कौन सा होता है। तो देखो, आईटीआर का मतलब आपका स्टूडेंट होता है इनकम टैक्स रिटर्न। क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न, है ना। तो ये यहाँ से इनकम टैक्स रिटर्न हो जाता है। इसका फॉर्म नंबर आपका कौन सा लगता है? 16 लगता है। और उसके बाद में बात करें ये 49A, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये पैन आवेदन का फॉर्म है। कौन सा है? पैन आवेदन का फॉर्म है। और इसका मतलब होता है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि आयकर रिटर्न क्या है। तो देखो स्टूडेंट, आयकर रिटर्न केवल इस बात का प्रमाण है कि आपने अपने इनकम टैक्स का भुगतान किया है या नहीं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। फिर वापस आपसे पूछा है कि पीएनआर स्थिति ट्रैकिंग से आपका क्या मतलब है। यानी पीएनआर जो है ना, आपसे पूछा है, उसका मतलब होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। और ये आपको टिकट की स्थिति बताने का काम करता है। यानी टिकट की स्थिति को ट्रैक करने का काम किसका होता है? जो पीएनआर का होता है। और पीएनआर आपकी 10 अंकों की संख्या होती है। जो जब जब आप लोग टिकट को बुकिंग करोगे तो ये संख्या है आपसे दी जाएगी, जिसके माध्यम से आप अपनी टिकट की स्थिति और सीट उपलब्धता की स्थिति को जो है आप कंफर्म कर सकते हैं। या से फिर आपसे बोला है कि पीएनआर का पूरा नाम क्या है। तो अभी मैंने बता दिया, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी यात्री नाम रिकॉर्ड होता है। क्या होता है? यात्री नाम रिकॉर्ड। फिर आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यूं पूछा है कि गलत युग्म की पहचान कीजिए। देखिए स्टूडेंट, गलत युग्म की पहचान करने से मेरा मतलब ये है कि आपको यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इनमें से क्या है कि 3 तो आपके करेक्ट हैं और एक ऐसा है जो कि सही है। अब चलिए देखते हैं कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। सबसे पहला हमें दिया है कि राज ई साइन को बोला है कस्टमाइज क्यूआर और फोटो सक्षम हस्ताक्षर प्रणाली। तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर राज सेवा द्वार बोला है राजस्थान सरकार द्वारा शेयर किया गया एक जीआईएस। एक बार इसको रहने दे। फिर राज एईएम है आपका एंटरप्राइजेज वेब कंटेंट, ये भी सही है। और जो रास है वो आपका जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक्स उपस्थिति प्रणाली, ये भी सही है। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन आपको बी दिया है ना भाई, ये आपका गलत होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो जीआईएस है ना, वो आपका कौन सा है? एक तो आपका जो है राजमेघ है ना। और एक सॉरी राजदरा है। कौन सा है? राजदरा। राजमेघ तो आपका केवल क्लाउड स्टोरेज है। लेकिन जीआईएस का एग्जांपल आपका कौन सा है? राजदरा है। तो यहाँ से ये तो हो जाएगा याद कि भाई जीआईएस राजस्थान सरकार का कौन सा है? राजदरा है। और फिर हमें एग्जाम में 2 फुल फॉर्म पूछता है। एक तो कौन सी? जीआईएस की, यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और एक हमें फुल फॉर्म पूछता है जीपीएस की। और जीपीएस का मतलब होता है आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये दोनों बातें आप सभी को यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं कि ई लर्निंग से जुड़ी संस्था कौन सी नहीं है। ई लर्निंग का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, जो कि आपको ऑनलाइन तरीके से सिखाने का काम करेंगे। तो कौन सी संस्था नहीं है? तो एडीएक्स भी होती है, आपकी एनपीटीएल भी होती है, स्वयं भी होती है। लेकिन यूएसएसडी यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ये आपके पेमेंट भुगतान में काम आती है। कहाँ पे काम आती है? पेमेंट भुगतान में आपकी काम आती है। तो भाई ऑप्शन सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट फिर बढ़े आगे कि एईपीएस का पूरा नाम क्या है। तो विद्यार्थियों सभी लोग याद रखोगे कि भाई जो एईपीएस है वह आपका क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ पर दिया है? तो ऑप्शन ए हमें दिया है। और इसमें क्या होता है कि आपके फिंगर या बायोमेट्रिक्स की जो है सत्यापन करके आपको क्या दिया जाता है? आपके पेमेंट का भुगतान किया जाता है। आप ई मित्र वगैरह पे जाते हैं तो आप अंगूठा देके जो पैसा निकालते हैं वो एईपीएस अवधारणा होती है। आगे फिर हम लोग बात करें, एक निजी नेटवर्क जो केवल उस संगठन के कर्मचारियों के लिए ही क्या होता है? सुलभ होता है, यानी उपलब्ध होता है। तो देखो हमने जो पढ़ा है हमारे चौथे चैप्टर के अंदर 2 टाइप्स पढ़े, एक तो इंटरनेट और दूसरा कौन सा? इंट्रानेट। तो इंट्रानेट जब भी नाम बोले तो कैसा नेटवर्क है? निजी नेटवर्क है। और इंटरनेट जब भी बोले तो कैसा है? सार्वजनिक है। कैसा है? ये सार्वजनिक है। और हमें ऑप्शन में क्या दिया, प्रश्न में क्या दिया है? एक निजी नेटवर्क। तो निजी नेटवर्क आपका इंटरनेट होता है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो
जाता है। फिर आपसे बोल रहा है कि छोटी तस्वीर जो कि प्रोग्राम फ़ोल्डर और प्रोग्राम फ़ंक्शन का प्रतिनिधित्व करती हैं, उसको क्या कहा जाता है? यानी कि मान के चलो कि ये आपका डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के ऊपर बहुत सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कोई ना कोई तो आपका ग्राफ़िक्स दिखाएगा, है ना? जो उसका रिप्रेज़ेंट करेगा, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइकॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? आइकॉन, यानी ऑप्शन ए आप सभी का आंसर करेक्ट हो जाता है। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि 21 तारीख के दिन बैठने वाला हर एक स्टूडेंट जो है इस वीडियो को देखना चाहिए और उसको भी ये सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। फिर आपसे बोला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? स्टूडेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट्स है और इसके जो कार्य होते हैं वो आपके रिसोर्स का मैनेजमेंट भी करता है, एप्लीकेशन और यूज़र के बीच में इंटरफेस भी करवाता है, प्रोग्राम का क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन भी करवाता है। तो यहाँ से उपरोक्त सभी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे फिर बढ़े हम लोग कि जीयूआई का पूरा नाम क्या है? तो स्टूडेंट, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपसे बोला है कि जीयूआई का पूरा नाम, और जीयूआई का पूरा नाम वो आपका होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यही होगा, है ना? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब देखिए यहाँ से जो आपके इस पे आधारित आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-कौन से हैं, तो जब-जब आपसे विंडोज़ के जितने भी वर्ज़न के नाम दे, आगे आपको विंडोज़ नाम दे दिया, उसके जितने भी वर्ज़न दे दे वो आपकी जीयूआई आधारित होंगे। लाइनक्स इस पे होता है, मैक ओएस इस पे होता है, एंड्रॉयड, एप्पल आईओएस, विंडोज़ फ़ोन, सारे के सारे किस पे आधारित हैं? आपके जीयूआई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। फिर स्टूडेंट आपसे बोला है कि ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है? सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए कि भाई ब्लू रे डिस्क हैं क्या? तो ब्लू रे डिस्क आपकी क्या है? एक मेमोरी है और मेमोरी के अंदर कौन-सी मेमोरी? तो आप बोलोगे सर ये हमारी कौन-सी सेकेंडरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी में ये ऑप्टिकल में आती हैं और ये जो ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी आपकी 50 जीबी से 500 जीबी होती है। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर हमने तो क्या पढ़ा? हमने तो ये पढ़ा कि 25 जीबी से 50 जीबी होती है ना? तो जब-जब आपने ऐसा पढ़ा होगा तो इसमें सिंगल लेयर भी आती है, डबल लेयर भी आती है, तो उस पे फ़ोकस नहीं करना है। आपको जो भी ऑप्शन उचित लगे एग्ज़ाम के अंदर वो करके आना है। लेकिन आरएससीटी के हिसाब से आपको 50 से 500 वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सटीक माना जाएगा। आगे फिर बढ़े कि किस मेमोरी को फ्लैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है? तो स्टूडेंट हमसे वापस मेमोरी का क्वेश्चन पूछा और पूछा ये है कि इनमें से ऐसी कौन सी है जिसको फ्लैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है? यहाँ से पेन ड्राइव को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लैश मेमोरी, और पेन ड्राइव को पोर्टेबल प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी बोला जाता है और इसको कौन से पोर्ट में डाला जाता है? तो आप बोलोगे सर यूएसबी पोर्ट, और यूएसबी का पूरा नाम आपका होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये नाम भी याद रखोगे और इसको फ्लैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है। फिर एक और मेमोरी का क्वेश्चन कि डब्ल्यूओआरएम का पूरा नाम क्या है? तो स्टूडेंट सभी लोग याद रखोगे कि भाई डब्ल्यूओआरएम का मतलब होता है राइट वंस, यानी डब्ल्यू का मतलब राइट, ओ का मतलब वंस, आर का मतलब रीड, एम का मतलब मैनी, यानी राइट वंस रीड मैनी, यानी आप जो है डेटा को एक बार लिखोगे, बार-बार पढ़ोगे। सर ऐसा तो हमने इसमें भी देखा था ना, किसमें? सीडीआर और डीवीडीआर में। हाँ, तो बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हो कि भई जो सीडीआर हैं वह आपका क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, और डीवीडीआर का मतलब होता है डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल या फिर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल। इनमें भी आप डेटा को एक बार ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगेन आपका मेमोरी से क्वेश्चन है कि एक अर्ध कंडक्टर मेमोरी जो कि आपकी सीपीयू तथा रैम की गति को बढ़ाने का काम करती हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमसे पूछा है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है आपकी अर्धचालक मेमोरी, यानी जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो पाए जाते हैं। यानी पूरी तरीके से जो है बिजली का न तो आपकी कंडक्टिविटी करे और ऐसा भी नहीं है कि कंडक्टिविटी बिल्कुल नहीं करती, यानी सेमीकंडक्टर आपकी मेमोरी होती है जिसमें अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है। और सीपीयू का मतलब आपका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और रैम का पूरा नाम होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब यहाँ से आपकी इन दोनों की गति को बढ़ाने का या फिर इनके डेटा को बार-बार में उपयोग लेने का काम कौन-सी मेमोरी का होगा? तो कैश मेमोरी का होगा। अब सर ये जो मेन मेमोरी लिखा है ये क्या है? तो मेन मेमोरी स्टूडेंट प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी बोला जाता है जिसके अंदर रैम और रोम आती हैं। आगे फिर आप बढ़िए और क्वेश्चन है आपके समक्ष कि
का पूरा नाम क्या है? तो विद्यार्थी जल्दी से जल्दी आप सभी लोग भी बताएँ कि भई एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो आपका एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यहाँ से हो जाता है। एलसीडी का मतलब है आपकी जो है मॉनिटर का एक टाइप्स है। आपसे अगर कभी पूछे एलईडी का पूरा नाम तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है। आपसे अगर वो पूछे सीआरटी का पूरा नाम तो कैथोड रे ट्यूब होता है। जो एलईडी और एलसीडी दोनों के दोनों आपके फ्लैट पैनल जो होते हैं मॉनिटर होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस कंप्यूटर का उपयोग मापन कार्यों को करने के लिए किया जाता है। देखो स्टूडेंट हमने जब जब ऑपरेटिंग सिद्धांतों पे हमने कंप्यूटर को क्लासिफाइड किया तो हमने तीन प्रकार से किया कौन कौन से एनालॉग डिजिटल और हाइब्रिड यहाँ तक सभी को क्लियर। फिर यहाँ से हमने यूँ भी पढ़ा कि एनालॉग कंप्यूटर का संबंध कहाँ से होता है मापन कार्यों से होता है डिजिटल कंप्यूटर का संबंध होता है गणना संबंधी से और हाइब्रिड का होता है मापन और गणना दोनों से। यहाँ से इतनी सी बातें समझ में आई। अब देखो यहाँ से हमसे एग्जाम में क्या पूछा मापन और मापन का आपका कौन सा एनालॉग कंप्यूटर हो जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए अगर कोई स्टूडेंट दे रहा है तो बिल्कुल आप जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन के साथ में जा रहे हो। आगे फिर हमसे बोला है कि कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी की संख्या कितनी होती है। तो हमने पढ़ा बार बार पढ़ा कि फंक्शन कुंजी की संख्या कितनी 12 सर कहाँ से कहाँ तक होती है तो भाई लो F1 से F12 तक होती हैं। F1 आपकी जो है स्टेबल होती है स्थायी होती है लेकिन F2 से लगा के F12 तक जो है प्रोग्राम के साथ साथ ये अपने कार्य को बदल सकती हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं जो एग्जाम में मोस्ट पूछी जाती है F2 का संबंध आपका रीनेम से होता है ना ये मोस्ट है जो एग्जाम में पूछी जाती है जो है F3 का आपका फाइंड से होता है किससे फाइंड से। F4 आप लोग अल्ट के साथ में है ना अल्ट प्लस जब F4 करोगे तो आपका कंप्यूटर शट डाउन की स्थिति में आता है। F5 वैसे आपके रिफ्रेश के लिए होता है डेस्कटॉप पे लेकिन हमने पढ़ा कि पावर पॉइंट में इससे क्या होता है आपका स्लाइड शो स्टार्ट होता है। F6 का ज़्यादा कोई यूजेज नहीं है। F7 का बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो क्या है स्पेलिंग एरर से संबंधित होता है यानी ग्रामेटिकल जो अशुद्धि आपकी होती है व्याकरण संबंधी अशुद्धि उनको सही करने के लिए F7 का इस्तेमाल किया जाता है। F11 का जो है एक्सेल में चार्ट को इंसर्ट करवाने के लिए और F12 है ना जो आपकी F12 है उसका उपयोग स्टूडेंट सेव एज के लिए किया जाता है किसके लिए भाई तो सेव एज और सेव एज का मतलब क्या है आपका डॉक्यूमेंट पहले से बना हुआ है सेव है उसको वापस सेव करने की प्रोसेस आपकी सेव एज कहलाती है। अच्छा क्वेश्चन वापस की कंट्रोल शिफ्ट अल्ट कुंजी को किस नाम से जाना जाता है तो इन तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे आपकी कॉम्बिनेशन की बोलेंगे क्योंकि इनका सिंगल यूज नहीं होता है ना। बाकी अगर कभी पूछे ना कैप्स लॉक नम लॉक और स्क्रॉल लॉक इन तीनों के पीछे जब लॉक लॉक आपको दिखे तो ये आपकी टॉगल की होती है तो ये भी पता रखना। फिर आपसे बोला है कि किस इनपुट डिवाइस का उपयोग ग्राफिकल इमेज को बनाने के लिए किया जाता है। भाई ग्राफिकल इमेज तो सीधी सी बात है ग्राफिकल टैबलेट से हो जाता है। सर जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ पे होता है तो जॉयस्टिक का उपयोग वीडियो गेम को कंट्रोल करने के लिए होता है। फिर आपसे बोला है कि मिडी का पूरा नाम क्या है तो स्टूडेंट सभी याद रखोगे मिडी का पूरा नाम क्या है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ऐसा ऑप्शन कौन सा यही दिख रहा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यह आपकी एक इनपुट डिवाइस होती है। फिर आज का अंतिम क्वेश्चन आई होप आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाली जितनी भी क्लासेज हैं उन सभी को आप ईमानदारी से देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एग्ज़ाम में जो है इस बार तबाही अपने चैनल से होने वाली है यानी कि हर बार की बातें इस बार भी हम करेंगे RCET एग्ज़ाम पर वार और आपको भी करवाएंगे 90 से पार। हमारा हमेशा यही उद्देश्य रहता है कि जो जो स्टूडेंट हमसे पढ़ा है वो एग्ज़ाम में पिछड़ना नहीं चाहिए और बिल्कुल आपके साथ में जो ऐसा होने नहीं देंगे और आप एग्ज़ाम दे के आओगे तो खुद बोलोगे कि सर जो हमें क्वेश्चन करवाए वही क्वेश्चन हमें देखने को मिले। राशन जन आधार योजना के संदर्भ में डीबीटी का मतलब क्या है तो स्टूडेंट याद रखेंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। तो ये थे आज के अपने टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को क्लास काफ़ी अच्छी लगे होगी। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इतना ही मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम जय भारत।